हेलो स्टूडेंट्स, चलो बेटा आज हम क्लास 12 का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिस चैप्टर का नाम है एटम्स। एटम्स खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम वेव ऑप्टिक्स की तरह आएंगे बेटा। तो ये जो एटम्स है इसमें जो पहला आज का लेक्चर है इसमें बेटा हम पढ़ेंगे जिस टॉपिक का नाम है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा बेटा एक्सपेरिमेंट्स की हम ऑब्जर्वेशंस देखेंगे, हम उसका कंक्लूजन निकालेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड कंक्लूजन रदरफोर्ड ने दिया न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम। सो आज के लेक्चर में ये भी हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भाई? रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम जो ये आज के लेक्चर में होगा बेटा कंप्लीट। उसके बाद कुछ डिराइवेशंस है, न्यूमेरिकल्स है और भी बाकी चीजें हैं जो हम दूसरे लेक्चर में देखेंगे। तो ठीक है भाई, चलिए आते हैं हम अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की तरफ। ठीक है भाई, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। सो ये एक्सपेरिमेंट पहले रदरफोर्ड ने किया था, उसका कुछ ज्यादा कंक्लूजन नहीं निकला, उसको कुछ ज्यादा रिजल्ट नहीं निकला। फिर ये एक्सपेरिमेंट इसने अपने दो स्टूडेंट्स को रिकमेंड किया करने के लिए, जिन दो स्टूडेंट्स का नाम है गीगर एंड मार्सन। तो इन दोनों स्टूडेंट्स ने ये एक्सपेरिमेंट किया रदरफोर्ड के कहने पे। तो इनको कुछ कंक्लूजन मिला, कुछ रिजल्ट मिला, जिसके ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिजल्ट रदरफोर्ड गिव न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम। उसने इन दोनों ने एक्सपेरिमेंट किया। देखिए भाई एक्सपेरिमेंट सेटअप में क्या है। मैं डायरेक्ट आता हूं टॉपिक की तरफ। देखिए भाई एक्सपेरिमेंट में क्या है। पहले हम लेंगे सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये यहाँ पे हमने एक लेड बॉक्स लिया। ये भाई हमने लेड बॉक्स लिया, लेड का ही बॉक्स है, लेड बॉक्स। इस बॉक्स में हमने रखा भाई सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया। रेडियो एक्टिव एलिमेंट एमिट करेगा भाई कौन सी रेडिएशन? अल्फा पार्टिकल्स, बीटा, गामा अल्फा पार्टिकल्स की तरह आते हैं। ये अल्फा पार्टिकल एमिट करता है, यहां से एमिट करेगा, यहां से एमिट करेगा, यहां से एमिट करेगा, यहां से, हर डायरेक्शन से एमिट करेगा। लेकिन चूंकि ये लेड बॉक्स है, लेड बॉक्स हमने रखा ही इसलिए है क्योंकि ये जो लेड है भाई ये एब्जॉर्ब करता है रेडियोएक्टिव रेडिएशंस। यहां से एब्जॉर्ब होंगे भाई, यहां से निकलेगा। हम चाहते हैं बेटा ये जो रेडिएशंस है ये एक थिन लाइन में चले, एक ही लाइन में चले, इसकी कहीं डायरेक्शन चेंज ना हो। हम इसको कोलिमेट कराएंगे, एक ही लाइन में चलाएंगे। उसके लिए हम यहाँ पे लेड बॉक्सेस यूज करेंगे, लेड ब्रिक्स यूज करेंगे। क्या है भाई? ये है लेड ब्रिक्स। क्यों लिए हमने भाई लेड ब्रिक्स? क्योंकि हमें इस रेडिएशन को कोलिमेट कराना है, एक ही डायरेक्शन में चलाना है। देखिए भाई नीचे से भी ये भाई ये है लेड ब्रिक्स। क्या है भाई? लेड ब्रिक्स। क्यों लिए हमने भाई? क्योंकि हमें कोलिमेट कराना है। बीच में एक छोटा सा होल रखा, इस होल से ये रेडिएशंस निकलेंगे, कोलिमेट हो जाएंगे, स्ट्रेट लाइन में चलेंगे भाई। आप स्ट्रेट लाइन में पहले तो यहां से भी निकल सकता है, यहां से भी निकल सकता है, लेकिन इसकी वजह से कोलिमेट हो जाएगा यहां से। ये बहुत थिन होल है भाई। चलो भाई ये निकली थिन बीम ऑफ, अब जो ये वाली बीम है भाई ये क्या है? थिन बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। एक थिन बीम है जो स्ट्रेट लाइन में चलता है। यहां क्या लेंगे हम बेटा? एक गोल्ड फाइल लेंगे। यहां पे थिन गोल्ड फाइल
बहुत ही थिन, बहुत ही थिन। यहाँ पे इसको बांधा हमने, यहाँ पे हमने बांधा इसको। ये थिन गोल्ड फॉइल है, ठीक है भाई। यहां हमने रखा डिटेक्टर स्क्रीन, ये जो स्क्रीन है अल्फा पार्टिकल यहां स्ट्राइक करेगा भाई। अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करके या तो सीधे निकल सकता है, या तो यहाँ पे बेटा डिफ्लेक्ट होगा, या यहाँ पे डिफ्लेक्ट होगा, या यहाँ पे डिफ्लेक्ट होगा, या यहाँ से डिफ्लेक्ट होगा। इसलिए फुल सर्कल है भाई, फुल सर्कल है। थोड़ा सा यहाँ पे ओपनिंग है, फुल सर्कल है, मैंने यहाँ तक बनाया, ठीक है। ये स्क्रीन जो है भाई, ये कौन सा स्क्रीन है? जिंक सल्फाइड स्क्रीन। कौन सा? जिंक सल्फाइड का स्क्रीन। क्यों लिया जिंक सल्फाइड स्क्रीन? जब अल्फा पार्टिकल गोल्ड को स्ट्राइक करेगा, गोल्ड को स्ट्राइक करने के बाद जिंक सल्फाइड को स्क्रीन करेगा, स्ट्राइक करेगा भाई। जहां जहां ये स्ट्राइक करेगा वहां वहां एक स्पॉट बन जाएगा भाई, चमकता हुआ स्पॉट, लाइट स्पॉट बन जाएगा। ये जिंक की प्रॉपर्टी है। सो हमें डिटेक्ट हो जाएंगे अल्फा पार्टिकल कहां से ट्रैक हो गए, जहां पे चमकता हुआ स्पॉट दिखे। लेकिन वो स्पॉट भी आंखों से यूजुअली नहीं दिखता भाई। उसके लिए हम क्या करेंगे? एक डिटेक्टर रखेंगे। चलो मैं यहाँ पे डिटेक्टर रखेंगे, तो यहाँ पे डिटेक्टर रखेंगे। ये डिटेक्टर क्या है? माइक्रोस्कोप है। इस माइक्रोस्कोप का काम क्या है भाई? इस माइक्रोस्कोप का काम है ये स्पॉट्स डिटेक्ट करना, जिन स्पॉट्स पे अल्फा पार्टिकल्स ने स्ट्राइक किया, ठीक है। तो लेट अस सपोज अल्फा पार्टिकल यहां पे स्ट्राइक करता है। स्ट्राइक वाला एंगल हमने थीटा रखा। थीटा का नाम क्या है भाई? इसका नाम है स्कैटरिंग एंगल, या डिफ्लेक्शन एंगल भी बोल सकते हो आप, ठीक है भाई। नोट डाउन कीजिए भाई, डायग्राम आप नोट डाउन कीजिए। ये जो गोल्ड फाइल है भाई, गोल्ड फाइल की थिकनेस है 10⁻⁻6 मीटर टू 10⁻⁸ मीटर, बहुत ही ज्यादा थिन। गोल्ड ही हमने क्यों लिया? क्योंकि ये जो गोल्ड है भाई, गोल्ड में एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसका नाम है मेलिएबिलिटी। गोल्ड में मेलिएबिलिटी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। हम गोल्ड को इतना थिन बना सकते हैं जितना पॉसिबल है। उस प्रॉपर्टी का नाम क्या? मेलिएबिलिटी। आपने पढ़ा है मेलिएबिलिटी, ductility, बाकी प्रॉपर्टीज। सो गोल्ड कैन बी मेड एज थिन एज पॉसिबल। रदरफोर्ड को क्यों जरूरत था गोल्ड भाई? क्योंकि उसको इस थिकनेस में एक ही एटम की रिक्वायरमेंट थी। इधर कैसे सुन बेटा, आपको ये एटम एक लेयर में मिनिमम एक एटम होना चाहिए भाई। अगर दूसरा एटम यहाँ पे होता तो रिजल्ट में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता भाई। दूसरा लेयर नहीं होना चाहिए था। इसने एज थिन एज पॉसिबल बनाने की कोशिश की ताकि इस लेयर में एक ही एटम आ, एक ही एटम आ। इसलिए इसने गोल्ड लिया, क्योंकि गोल्ड में एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मेलिएबिलिटी। गोल्ड कैन बी मेड एज थिन एज पॉसिबल। इसको कितना थिन रिक्वायरमेंट था? ताकि इसमें एक ही लेयर ऑफ एटम्स आए, तभी तो रिजल्ट निकलता। फिर से एक बार भाई, देखो ये यहाँ पे हमने लिया सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। इसमें अल्फा पार्टिकल्स का सोर्स है रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ये इमिट करेगा अल्फा पार्टिकल, हर किसी डायरेक्शन में इमिट करेगा, यहां से भी हर डायरेक्शन में निकलेगा। हम चाहते हैं कि ये अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में एक थिन बीम में निकले। उसके लिए हम लेड ब्रिक्स यूज करेंगे। लेड ब्रिक्स में हमने स्मॉल होल रखा, इस होल से अल्फा पार्टिकल की बीम निकलेगी, कॉलिवेट हो गई भाई, स्ट्रेट लाइन में जाएगी। अब स्ट्रेट लाइन में जाते जाते एक गोल्ड फाइल को स्ट्राइक करेगी। हमने क्यों बेटा गोल्ड लिया है? क्योंकि हम रदरफोर्ड को रिक्वायरमेंट थी
ये एज थिन एज पॉसिबल, ताकि इसमें एक ही लेयर ऑफ एटम्स आए। अगर थिक होता तो ज्यादा एटम्स होते, दूसरे लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, इसको एक ही लेयर ऑफ एटम्स रिक्वायरमेंट थी, इसलिए एज थिन एज पॉसिबल बनाने की कोशिश की। वो गोल्ड की प्रॉपर्टी है मैलेबिलिटी, इट कैन बी मेड एज थिन एज पॉसिबल। ठीक है भाई, उसके लिए यहाँ पे जिंक सल्फाइड का स्क्रीन लिया। क्यों लिया जिंक सल्फाइड का स्क्रीन? क्योंकि जिंक सल्फाइड को जब अल्फा पार्टिकल से स्ट्राइक करेगा, इसको चमक उठाएगी, फ्लोरेसेंस हो जाएगी भाई। उसको डिटेक्ट करने के लिए हमने डिटेक्टर माइक्रोस्कोप लगाया है। ये थीटा है। व्हाट इज थीटा? एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ स्कैटरिंग, जिस एंगल पे अल्फा पार्टिकल स्कैटर होंगे। ठीक है भाई, एक्सपेरिमेंट सेटअप आप खुद लिखना बेटा बोर्ड एग्जाम्स के लिए। इट कंसिस्ट्स ऑफ, अच्छा आप लिखो, लिखो भाई, मुझे पता है आपकी प्रॉब्लम क्या है। You can't write in board exams yourself, so you can write. To the point लिखो भाई। Rutherford's, in Rutherford's alpha scattering experiment, in Rutherford's alpha scattering experiment, a very fine beam of alpha particle passed through a small hole. A very fine beam of alpha particles pass through a small hole in the lead box. This well collimated beam of alpha particles, this fine beam of alpha particles, a well collimated beam of alpha particles is made to strike on thin gold foil. While passing through the gold foil, alpha particles are scattered at different angles. Full stop. A zinc sulfide screen is placed on other side of gold foil. To receive alpha particles scattered from gold foil at angles varying from 0 to 180. At angles varying from 0 to 180 degree. चलो भाई, यहां तक क्लियर। देखिए भाई रदरफोर्ड ने क्या, यहां से प्लॉट किया n। व्हाट इज n? नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल जो स्कैटर होते हैं किसी पर्टिकुलर एंगल पे। यहां से थीटा प्लॉट किया। व्हाट इज थीटा? थीटा इज स्कैटरिंग एंगल या डिफ्लेक्शन एंगल बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसने यहां 10,000 अल्फा पार्टिकल्स लगाए या 1 लाख अल्फा पार्टिकल्स लगाए। किसको? गोल्ड फॉइल। अल्फा पार्टिकल स्कैटर हुए इस एंगल पे, इस एंगल पे, इस एंगल पे, इस एंगल पे, हर किसी एंगल पे इन्होंने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स को कैलकुलेट किया। इस तरह से जब मेजरमेंट्स करते हैं भाई, अभी देखा होगा बचपन में करते थे आप। यहां से n प्लॉट किया, यहां से थीटा जब जीरो था वहां पे कितने n थे लिखिए। यही तो एक्सपेरिमेंट है। थीटा जब 1 डिग्री था वहां पे कितने, 1 डिग्री पे कितने अल्फा पार्टिकल, 2 डिग्री पे कितने अल्फा पार्टिकल। इसी तरह इन्होंने प्लॉट किया, एक साइड से थीटा, दूसरे साइड से n। थीटा 0 पे गए, वहां पे नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स देखिए कितने हैं। थीटा इक्वल टू 1 डिग्री पे गए, वहां पे देखिए कितने अल्फा पार्टिकल से कैलकुलेट किए भाई। तो फाइनली ग्राफ प्लॉट किया। लेट अस सपोज यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स 10 raised power 7, यहाँ पे 10 power 6 एंड सो ऑन, यहाँ पे 10 power 1 और यहाँ पे 0। यहाँ पे कितने थे बेटा? 10 डिग्री, यहाँ लेट अस से 20 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री, यहाँ 40 डिग्री, अप टू 180 डिग्री तक उन्हें
तो क्या देखा इन्होंने, मैक्सिमम अल्फा, जितने अल्फा पार्टिकल लगाए, जितने अल्फा पार्टिकल लगाए, जो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स थे वो 0 डिग्री एंगल पे थे। 99.86% अल्फा पार्टिकल जो थे वो 0 to 1 डिग्री के दरमियान थे। ये 0 डिग्री, ये 1 2 3 4 5 6 7 0 to 1 डिग्री के दरमियान कितने थे? 99.86 अल्फा पार्टिकल्स। लेस देन 1 डिग्री था बेटा मैक्सिमम अल्फा, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल इसी में। ठीक है भाई, सो मैं क्या लिखूंगा, चलो मैं रब करूंगा भाई। आप देखिए नंबर 1 ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन इन्हें क्या मिली, व्हाट वी आर द ऑब्जर्वेशंस दे नीड, इनको ऑब्जर्वेशन मिली भाई, most of alpha particles कितने, 99.86 अल्फा पार्टिकल्स जो थे बेटा शाबाश, ये कहां पे थे? 0 to 1 डिग्री के दरमियान, ऑलमोस्ट 0 के दरमियान, 0 to 1 डिग्री के दरमियान यहां से अल्फा पार्टिकल आए, यहां पे थे। दिस मीन्स दे पास स्ट्रेट। Most of the alpha particles 0 to 1 डिग्री के दरमियान थे। This means they pass straight without any deflection, without any deflection। ये कंक्लूजन निकला पहले पॉइंट का भाई। रिजल्ट क्या मिला वो इन्हीं पॉइंट से हमें पता चलेगा। पहले सोचिए, कितने 99.86 % अल्फा पार्टिकल जो थे बेटा 0 और 1 डिग्री के दरमियान। दिस मीन्स दे पास स्ट्रेट, इन्हें कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुई, स्ट्रेट निकली। थोड़ी वो डिफ्लेक्शन है 1 डिग्री, वी कैन नेग्लेक्ट इट। 99.86% ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। ठीक है भाई, इसके बाद कंक्लूड भी करूंगा इन पॉइंट से क्या मिला हमें। अब कितना बचा? 0.14%। ये मैं एनसीईआरटी टेक्स्ट का डाटा लिख रहा हूं बेटा, एनसीईआरटी टेक्स्ट का डाटा। 0.14% अल्फा पार्टिकल्स ये डिफ्लेक्ट हुए, डिफ्लेक्टेड ग्रेटर देन, डिफ्लेक्टेड बाय एंगल, कितना एंगल? ग्रेटर देन 1 डिग्री से ज्यादा जो थे, 1 डिग्री से ज्यादा अल्फा कितने थे वो? 0.14% अल्फा पार्टिकल। इसमें कुछ अल्फा पार्टिकल्स यहां थे, कुछ यहां, कुछ यहां, बहुत कम यहां, बहुत कम यहां। ठीक है भाई, ये सेकंड पॉइंट। 0.14% अल्फा पार्टिकल जो थे उनका डिफ्लेक्शन एंगल ग्रेटर देन 1 डिग्री था, 1 डिग्री से ज्यादा। अब बेटा 1 in 8,000 अल्फा पार्टिकल, ओए कितना आपने अल्फा पार्टिकल्स लगाए, न्यूमरस अल्फा पार्टिकल लगाए, कितने लगाए भाई? 8,000 अल्फा पार्टिकल। उनमें एक अल्फा पार्टिकल हैज डिफ्लेक्शन एंगल। कौन सा एंगल भाई? डिफ्लेक्शन एंगल ग्रेटर देन 90। ये मसला है। 90 से ज्यादा आपने लगाए अल्फा पार्टिकल, ये 0 डिग्री हो गया, 1 डिग्री, 2 3 4, ये हो गया भाई 90 डिग्री आपका, 90 डिग्री ग्रेटर देन 90, ये ग्रेटर देन 90 डिग्री है। कितने अल्फा पार्टिकल? 1 अल्फा पार्टिकल आउट ऑफ 8,000 अल्फा पार्टिकल है बेटा। इसका डिफ्लेक्शन एंगल कितना? अरे भाई कितना? ग्रेटर देन 90 डिग्री से ज्यादा, एक अल्फा पार्टिकल आउट ऑफ 8,000 अल्फा पार्टिकल, इनका डिफ्लेक्शन एंगल 90 से ज्यादा। और भाई
1 in 10 पावर 6 अल्फा पार्टिकल जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो गया, रिफ्लेक्टेड बैक। एक अल्फा पार्टिकल लगाया, आउट ऑफ 10 पावर 6 10 लाख अल्फा पार्टिकल्स में से एक गया, वापस आया अल्फा पार्टिकल। सो ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट था। अगर इन्होंने ग्राफ बनाया भाई, एक साइड से एन प्लॉट किया, दूसरी साइड से थीटा, इस तरह से ग्राफ, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल जीरो के पास, हाँ, जितना जितना थीटा इंक्रीज उतने अल्फा पार्टिकल्स कम। एक अल्फा पार्टिकल 8000 में से 90 से ज्यादा, एक अल्फा पार्टिकल आउट ऑफ 10 पावर 6 रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। एनसीईआरटी टेक्स्ट पे बेटा ये ग्राफ बना के है भाई, एनसीईआरटी टेक्स्ट के पेज नंबर 417 पे, 417 पेज ऑफ एनसीईआरटी टेक्स्ट, वहां पे ग्राफ भी बना के है, 416 पेज पे डायग्राम भी बना के, 12th क्लास की एनसीईआरटी टेक्स्ट फिजिक्स की भाई। ठीक है भाई, एक बार और ऑब्जर्वेशन की तरह आते हैं भाई। क्या ऑब्जर्वेशन निकली भाई? ये जो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स है, ये जो मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स है, ये स्ट्रेट निकलते हैं, इन्हें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होती। कितने परसेंट अल्फा पार्टिकल्स भाई, कितने परसेंट? 99.86% अल्फा पार्टिकल जो है 0 और 1 डिग्री के दरमियान, लेस देन 1 डिग्री मीन्स कि दे पास स्ट्रेट। 99.98% अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट। ठीक है भाई, जो अब बची 0.14% अल्फा पार्टिकल्स भाई, उनका डिफ्लेक्शन एंगल 1 से ज्यादा, यहाँ कहीं पे भी 1 डिग्री से ज्यादा कहीं पे भी हो सकते हैं, 1 डिग्री से ज्यादा कहीं पे। देखिए भाई 99.98 यहाँ, 99.98 यहाँ, 0 और 1 डिग्री के दरमियान, मैक्सिमम यहाँ पे। अब जो कुछ बचे थोड़े बहुत वो यहाँ पे होंगे सारे। उनमें से एक अल्फा पार्टिकल 8000 में से उसका डिफ्लेक्शन एंगल 90 से ज्यादा है, 90 ग्रेटर देन 90। ठीक, डिफ्लेक्शन एंगल ग्रेटर देन 90, यहां तक क्लियर भाई। और 1 in 10 पावर 6 अल्फा पार्टिकल्स, 10 पावर 6 अल्फा पार्टिकल लगाए, इनमें से एक अल्फा पार्टिकल रिफ्लेक्ट, यहां गया वापस आया, यहां गया वापस आया, यहां गया वापस। ठीक, चलो भाई अब आते हैं कंक्लूजन्स पे। कंक्लूजन्स, ये जो हमने एक्सपेरिमेंट्स किया, ये जो ऑब्जर्वेशंस निकली, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन रदरफोर्ड कंक्लूडेड समथिंग, उसके बाद उसने मॉडल ऑफ एन एटम दिया। कंक्लूजन्स, कंक्लूजन्स क्या मिला मिस्टर रदरफोर्ड को? कंक्लूजन नंबर 1, मोस्ट पार्ट या मोस्ट ऑफ द स्पेस आप लिख सकते हो, मोस्ट ऑफ स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी। तो मैक्सिमम स्पेस जो एटम में है बेटा, ये एम्प्टी है, इसमें कुछ नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ किस पॉइंट पे आपने ये कंक्लूड किया कि मैक्सिमम स्पेस जो है इसमें कुछ नहीं है? आपने अल्फा पार्टिकल्स लगाए, जितने अल्फा पार्टिकल्स लगाए 99.9% या 8.86%, 99.86 सीधे निकले। यहां से अल्फा पार्टिकल आए, सीधे निकले। सीधे कब निकलते बेटा? जब मैक्सिमम स्पेस एम्प्टी होगी तब सीधे निकलते। अगर वहां पे कुछ पॉजिटिव चार्ज होता या कुछ और होता तो यहां पे अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करते, डिफ्लेक्ट होते। भाई डिफ्लेक्ट तो नहीं हुए, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट। स्ट्रेट मीन्स वहां पे कुछ है ही नहीं। सो मैक्सिमम स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी। किस वाले पॉइंट पे आपने कंक्लूड किया? रीजन, रीजन बोलिए क्यों भाई? रीजन, रीजन बोलिए क्यों? क्योंकि मैक्सिमम, क्योंकि 99.86% अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। ठीक है भाई, डिफ्लेक्शन की ये इसका रीजन है भाई। चलो भाई दूसरा पॉइंट,
अब 0.14% अल्फा पार्टिकल जो है बेटा डिफ्लेक्ट हुई। डिफ्लेक्शन एंगल कितना है भाई? ग्रेटर देन 1 डिग्री। आप सोचिए अल्फा पार्टिकल कब डिफ्लेक्ट होंगे? व्हाट इज अल्फा पार्टिकल? हीलियम 2 पॉजिटिव, हीलियम 2 पॉजिटिव। तो चलिए भाई, आप बोलिए कि अल्फा पार्टिकल जो है ये क्या है? अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस है, हीलियम 2 पॉजिटिव। भाई पॉजिटिवली चार्जड अल्फा पार्टिकल है। पॉजिटिवली चार्जड पार्टिकल स्ट्राइक करता है एक न्यूक्लियस को और डिफ्लेक्ट होता है, यहाँ पे डिफ्लेक्ट होता है और 90 डिग्री से ज़्यादा डिफ्लेक्शन एंगल भी होता है। आप बोलिए कि ये क्या इंडिकेट करता है भाई? आप इस तरह से सोचिए, ये यहाँ पे सेंटर पे एक न्यूक्लियस है, अभी बाद सेंटर पे एक एंटिटी है, ठीक है भाई। मैक्सिमम स्पेस क्या है भाई? एम्प्टी। यहाँ से अल्फा पार्टिकल आता है, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट सीधे निकलते हैं भाई। जितना जितना अल्फा पार्टिकल क्लोज टू न्यूक्लियस आता है भाई, इस तरह से डिफ्लेक्ट होता है। ये कम डिफ्लेक्शन एंगल है भाई। और क्लोज आएगा भाई, ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो जाएगा। और क्लोज आएगा भाई, वापस डिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसका डिफ्लेक्शन भाई, अल्फा पार्टिकल का यहाँ डिफ्लेक्ट होना, यहाँ डिफ्लेक्ट होना और ग्रेटर देन 90 डिफ्लेक्ट होना, ये इंडिकेट करता है ये जो एक एंटिटी है एटम में, इसका चार्ज क्या होगा भाई? पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। यहाँ से पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस आया, हीलियम न्यूक्लियस है भाई। अल्फा पार्टिकल आता है, अरे भाई फिर डिफ्लेक्ट होता है, डिफ्लेक्ट अवे, डिफ्लेक्ट अवे, डिफ्लेक्ट अवे। ये चीज़ क्या इंडिकेट करता है? सेंटर पे जो एंटिटी है, क्या ये पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? पॉजिटिव, क्योंकि अगर ये नेगेटिव होती तो ये कभी रिफ्लेक्ट बैक नहीं करता, तो डिफ्लेक्शन एंगल कभी 90 से ज़्यादा नहीं होता। नेगेटिव क्या करता भाई? अट्रैक्ट करता है इसको, लेकिन ये डिफ्लेक्ट कराता है, अवे अवे, वापस रिफ्लेक्ट बैक कराता है। तो 0.14% पार्टिकल जो है भाई डिफ्लेक्ट हुए, कुछ का एंगल लेस देन 90, कुछ का एंगल ग्रेटर देन 90, कुछ का एंगल 180, वापस रिफ्लेक्ट बैक होता है भाई। ये चीज़ इंडिकेट करता है सेंटर पे जो एंटिटी है इसका चार्ज भी क्या है? पॉजिटिव, इसलिए ये डिफ्लेक्ट अवे कराता है। पॉजिटिव चार्ज है लेकिन इसका साइज बहुत स्मॉल है भाई। क्यों? कितने परसेंट डिफ्लेक्ट हुए? 0.14% डिफ्लेक्ट हुए। दिस मीन्स कि मैक्सिमम स्पेस जो एटम की है एम्प्टी है, सेंटर में एक एंटिटी है, इसका चार्ज क्या है? पॉजिटिव, और सारा पॉजिटिव चार्ज एक ही जगह कंसंट्रेट हुआ है भाई, कंसंट्रेट हुआ है सेंटर पे भाई। इसी सेंटर पे इसका नाम हमने न्यूक्लियस रखा। थॉम्पसन प्लम-पडिंग मॉडल का डिफरेंट कॉन्सेप्ट है भाई। वो क्या बोलता है? वाटरमेलन की तरह होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, लेकिन पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है प्लम-पडिंग मॉडल में, थॉम्पसन मॉडल। लेकिन रदरफोर्ड ने क्या बोला? सारा पॉजिटिव चार्ज जो है बेटा वो सारा एक ही जगह कंसंट्रेट हुआ है, उसका नाम क्या है भाई? न्यूक्लियस हमने रखा। सो 0.14% अल्फा पार्टिकल जो है भाई वो डिफ्लेक्ट हुए। शाबाश। दिस मीन्स 0.14% अल्फा पार्टिकल जो है भाई इनका डिफ्लेक्शन एंगल है ग्रेटर देन 1 डिग्री। हाँ, ग्रेटर देन 1 डिग्री। सो इंडिकेशन क्या है? दूसरा पॉइंट क्या इंडिकेट करता है भाई? होल पॉजिटिव चार्ज, हाँ, सारा पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड at the center of atom in a small space. इसी का नाम क्या हमने रखा भाई? न्यूक्लियस। दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस। रीजन क्या है भाई इसका? रीजन बोलिए, रीजन बोलिए, क्या है इसका रीजन बोलिए? क्यों? क्योंकि 0.14% अल्फा पार्टिकल जो है उनका डिफ्लेक्शन एंगल ग्रेटर देन 1 डिग्री है, इसीलिए इसका साइज बहुत स्मॉल है। इसलिए मैंने लिखा कंसंट्रेटेड एट सेंटर इन अ स्मॉल स्पेस, स्मॉल स्पेस।
इसका नाम क्या रखा भाई? न्यूक्लियस। ये कुछ कंक्लूजन। और भाई दूसरा लास्ट पॉइंट भी हम लिख सकते हैं भाई, ये जरूरी नहीं है भाई बोर्ड एग्जाम के लिए। साइज ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल। साइज ऑफ न्यूक्लियस इज, न्यूक्लियस का साइज जो है बहुत स्मॉल है एज कंपेयर टू साइज ऑफ एटम, एज कंपेयर टू साइज ऑफ एटम। न्यूक्लियस का साइज कितना है भाई? ये बाद में हम देखेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स में, 10⁻⁻15 मीटर के अराउंड। और एटम का साइज जो होता है वो होता है अराउंड 10⁻10 मीटर के अराउंड। तो डिफरेंस कितना है भाई? 10⁻5 मीटर की डिफरेंस है। किस किस के दरमियान? न्यूक्लियस और एटम के दरमियान। सो एटम जो न्यूक्लियस जो है ये 10⁻5 टाइम्स स्मॉलर है। किससे स्मॉलर है? एटम से। 10⁻5 10,000 टाइम्स, 1 लाख टाइम्स, सॉरी 1 लाख टाइम्स, 10⁻5 हो गया 1 लाख टाइम्स। दिस मीन्स जो एटम है कितना बड़ा है न्यूक्लियस से? 1 लाख टाइम्स ग्रेटर देन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है 1 लाख टाइम्स स्मॉलर है साइज कंपेयर टू एटम। और जो न्यूक्लियस की डेंसिटी है भाई, बाद में देखेंगे, न्यूक्लियस की डेंसिटी है भाई ये वेरी हाई डेंसिटी है, वेरी हाई डेंसिटी 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब के अराउंड होती है इसकी डेंसिटी। ऑन व्हाट बेसिस यू कंक्लूडेड दैट डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी हाई? क्योंकि अल्फा पार्टिकल एक हाई एनर्जेटिक पार्टिकल है। 5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। इतना हाई एनर्जेटिक पार्टिकल ये रिफ्लेक्ट बैक कराना, ये वही करा सकता है जिसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है भाई। या बाद में देखेंगे अल्फा पार्टिकल गया, हाई एनर्जी पार्टिकल गया भाई, स्ट्राइक किया, वापस आया। वापस आना कौन वापस ला सकता है? शाबाश, जिसका चार्ज पॉजिटिव हो और जिसकी डेंसिटी वेरी हाई हो। डेंसली चार्ज पार्टिकल इसको रिफ्लेक्ट बैक कराता, सो इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है भाई। सो ये कंक्लूजन निकला रदरफोर्ड से एक्सपेरिमेंट का। फिर से मैं रिवाइज कराऊंगा। मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट निकलते हैं, 99.98% अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट। दिस मीन्स मैक्सिमम स्पेस इज एम्प्टी। ठीक है भाई, 1 डिग्री के अराउंड इनका डिफ्लेक्शन एंगल होता है। बहुत कम अल्फा पार्टिकल, कितना? 0.14% अल्फा पार्टिकल, 0.14% अल्फा पार्टिकल जो है भाई इनका डिफ्लेक्शन एंगल ग्रेटर देन 1 डिग्री है। दिस मीन्स डिफ्लेक्ट कराना, अवे कराना, और एक अल्फा पार्टिकल 8000 में से ग्रेटर देन 90 पे डिफ्लेक्ट होता है, और एक अल्फा पार्टिकल आउट ऑफ 10⁻6 रिफ्लेक्ट बैक होता है। ये डिफ्लेक्शन एंगल ग्रेटर देन 90 रिफ्लेक्ट बैक कराना। दिस मीन्स जो एंटिटी है एटम में, जो एंटिटी है सेंटर पे, जो एंटिटी है इसका चार्ज पॉजिटिव है क्योंकि ये डिफ्लेक्ट अवे करा रहा है। सेंटर पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज, उस पॉजिटिवली चार्ज एंटिटी का नाम क्या है भाई? न्यूक्लियस। और सारा पॉजिटिव चार्ज वहीं पे कंसंट्रेट हुआ है और उसका साइज बहुत ज़्यादा स्मॉल है। क्यों है बेटा बहुत ज़्यादा स्मॉल? क्योंकि बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स इस तरह से डिफ्लेक्ट हुए, 0.14%। सो एट सेंटर देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज एंटिटी। उस एंटिटी का नाम क्या भाई? न्यूक्लियस। उसका चार्ज पॉजिटिव, उसका साइज बहुत स्मॉल, उसकी डेंसिटी बहुत हाई। ये कंक्लूजन निकला भाई। इन कंक्लूजन्स पे रदरफोर्ड ने एक मॉडल ऑफ एन एटम दिया भाई। क्या दिया भाई? रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। देखिए भाई इसका पॉइंट नंबर 1 क्या है? मॉडल ऑफ एन एटम का पॉइंट नंबर 1 क्या है? इसने कहा सारा पॉजिटिव चार्ज, होल पॉजिटिव चार्ज एंड होल मास, सारा पॉजिटिव चार्ज, सारा मास जो है इज कंसंट्रेटेड at a small space, in a small space, is concentrated in a small space at center of an atom
कॉल्ड न्यूक्लियस। एटम का जो सारा पॉजिटिव चार्ज है और जो सारा मास है बेटा, मैक्सिमम मास, होल मास इज कंसंट्रेटेड एट अ स्मॉल स्पेस। एक स्मॉल स्पेस कहाँ पे? सेंटर ऑफ एन एटम पे। इसका नाम क्या रखा भाई हमने? न्यूक्लियस। इट्स कॉल्ड न्यूक्लियस, इसका नाम है न्यूक्लियस भाई। एटम तो बेटा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। हम रदरफोर्ड को बोलेंगे भाई, अरे भाई एटम कैसे न्यूट्रल है? तो कॉमन सेंस है, वहां पे दूसरी चार्जड पार्टिकल है क्या? इलेक्ट्रॉन। वो तो पहले ही डिस्कवर हुआ था, थॉमसन ने किया था। मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट ने वैल्यू ऑफ चार्ज भी निकाला था। शाबाश। वो हम वहां पे इलेक्ट्रॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी है, पॉजिटिव चार्ज भी है। जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज। एटम क्या हुआ? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। लेकिन ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगी इनके दरमियान। ये पॉजिटिव है भाई, ये नेगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा भाई? अट्रैक्ट। ये तो फिर डायरेक्ट अट्रैक्ट होना चाहिए न्यूक्लियस की ओर, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम रदरफोर्ड ने बोला भाई ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज के जितना टोटल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज उतना ही टोटल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। लेकिन ईच इलेक्ट्रॉन, इतने कम इलेक्ट्रॉन, जितने प्रोटॉन्स है भाई उतने इलेक्ट्रॉन्स, वो आप छोड़ो, जितने इलेक्ट्रॉन्स है भाई, अब वो कैसे रहेंगे? वो तो अट्रैक्ट हो रही न्यूक्लियस की ओर। आप मुझे बोलो भाई, अर्थ है भाई, अर्थ के अराउंड मून है, मून घूमता है, इनके बीच में कौन सी अट्रैक्शन है भाई? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन मून क्यों नहीं गिरता है? क्योंकि मून, शाबाश, रोटेट, रिवॉल्व होता है भाई, रिवॉल्व होता है। इनके बीच में सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, वही सेंट्रीपिटल फोर्स इसको घुमाता है। सेंट्रीपिटल फोर्स वो इसको यहाँ पे गिरने नहीं देगा। इसी तरह से भाई अर्थ जो है रिवॉल्व होता है अराउंड द सन। सन और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्ट होना चाहिए लेकिन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी चेंज होती है, एक्सेलरेशन है। जब फोर्स है, मास इनटू एक्सेलरेशन भी है, लेकिन कौन सी एक्सेलरेशन है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन घुमाती है सर्कल में। सो रदरफोर्ड ने भी यही कॉन्सेप्ट लगाया। इसने कहा ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज है, इसमें नहीं गिरेगा। क्यों? क्योंकि ये अराउंड न्यूक्लियस घूमता है। इसको सेंट्रीपिटल फोर्स है, वही सेंट्रीपिटल फोर्स इसको घुमाता है। इसने कहा शाबाश, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व राउंड द न्यूक्लियस, electrons revolve round the nucleus. In the same way in which planets move round the sun. जिस तरह planets around the sun घूमते हैं, ऐसे ही electrons around the nucleus घूमते हैं in any orbit. अरे भाई ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसने कहा किसी भी ऑर्बिट में घूम सकता है। फिर इसके बाद बोहर आया, इसमें कुछ ड्रॉबैक्स है भाई। बोहर ने लगाया फिक्स्ड ऑर्बिट कॉन्सेप्ट। इसने कहा एनी ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट में घूम सकता है भाई। सो ये था बेटा शाबाश रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। बोर्ड एग्जाम के लिए मैंने सिंपल एनसीईआरटी टेक्स्ट पढ़ाई भाई। पेज नंबर 416 ऑफ एनसीईआरटी टेक्स्ट, पेज नंबर 417 है एनसीईआरटी टेक्स्ट का पार्ट 2 है भाई। आप उस पर नज़र मार सकते हो। मैंने मैक्सिमम एनसीईआरटी बस एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाया, क्योंकि ये जो एटम का कॉन्सेप्ट है ये तो समंदर है भाई। हायर फिजिक्स वालों को ज़्यादा पता है इसके बारे में। ये इज़ अ ह्यूज कॉन्सेप्ट। हमने सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, पहले ही बोर्ड एग्ज़ाम में आता नहीं है ये, रदरफोर्ड मॉडल कभी आया ही नहीं है बोर्ड एग्ज़ाम में। इस चैप्टर को 4 मार्क्स, 4 या 5 मार्क्स है बोर्ड एग्ज़ाम में। उसमें आता है भाई हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, उसमें आता है बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। लेकिन ये सिलेबस में है इसलिए हमें पढ़ना पड़ता है। और नीट एंट्रेंस में भी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में कभी क्वेश्चन आता है। नंबर और थीटा पे रिलेशन, वो भी इसके बाद दिखाऊंगा। ये सिंपली बोर्ड एग्जाम के लिए थ्योरेटिकल पार्ट था। ठीक है भाई। सो आज के लेक्चर में इतना हम कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इससे आगे
डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इम्पैक्ट पैरामीटर, बाकी चीज़ें जो सिलेबस में है, जो बोर्ड एग्जाम में आती है और जो एंट्रेंस टाइप न्यूमेरिकल्स है इसमें। उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम भाई बोहरस मॉडल ऑफ एन एटम। सो आज मैं कंक्लूड कराऊंगा, रिवाइज कराऊंगा। अल्फा पार्टिकल ली, बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक कराया। किस पे स्ट्राइक कराया? गोल्ड फॉइल पे। गोल्ड फॉइल पे जब स्ट्राइक कराया भाई, अल्फा पार्टिकल स्कैटर हो गई, शाबाश स्कैटर हो गई। हमने मेजरमेंट ली नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड एट ए गिवन एंगल और एंगल के बीच में। सो कंक्लूजन क्या निकला? मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल जो थे बेटा वो स्ट्रेट निकले 99 पॉइंट, शाबाश कितने? 99.98%, 99.9, वो देखिए 99.98%। वो अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट निकले भाई 99.86% अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट निकले। स्ट्रेट निकलना इंडिकेट कराता है ये जो एटम का मैक्सिमम स्पेस है वो एम्प्टी है। इनका डिफ्लेक्शन एंगल 0 to 1 डिग्री के दरमियान है। 0.14% अल्फा पार्टिकल का डिफ्लेक्शन एंगल ग्रेटर देन 1 डिग्री। वो क्या इंडिकेट कराता है बेटा? वो इंडिकेट कराता है कि सेंटर में कोई एंटिटी है, उसका चार्ज पॉजिटिव है, क्योंकि जो डिफ्लेक्ट हुए वो डिफ्लेक्ट हुए अवे और डिफ्लेक्ट हुए कुछ ग्रेटर देन 90। 1 अल्फा पार्टिकल आउट ऑफ 8000 डिफ्लेक्शन एंगल ग्रेटर देन 90 और 1 अल्फा पार्टिकल आउट ऑफ 10⁶ रिफ्लेक्ट बैक। अल्फा पार्टिकल का डिफ्लेक्ट होना ग्रेटर देन 90, डिफ्लेक्ट होना 180 डिग्री, वापस जाना, ये इंडिकेट कराता है सेंटर पे जो एंटिटी है भाई इसका चार्ज पॉजिटिव है और इसका साइज बहुत स्मॉल है, क्योंकि 0.14% से के साथ ऐसा हुआ 0.14%। तो सेंटर पे जो एंटिटी है इसका चार्ज पॉजिटिव, इसका साइज बहुत स्मॉल, इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई, क्योंकि रिफ्लेक्ट बैक हुआ। रिफ्लेक्ट बैक वही करा सकता है जिसकी डेंसिटी बहुत है। इतने हाई एनर्जेटिक पार्टिकल को रोकना और वापस भेजना। सो कंक्लूजन क्या निकला फिर? रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड ने कहा सारा पॉजिटिव चार्ज, सारा मास कंसंट्रेट है। कहाँ पे कंसंट्रेट है? स्मॉल स्पेस एट सेंटर, एक स्मॉल स्पेस में सेंटर में। उसका नाम क्या रखा? न्यूक्लियस। थॉमसन ने कहा था प्लम पडिंग, पॉजिटिव और नेगेटिव स्कैटर हुए। इसने कहा सारा कंसंट्रेट हुआ है एक ही जगह, उसका नाम न्यूक्लियस। चलो भाई, तो एटम तो कभी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भी है, मैक्सिमम एटम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। फिर आयन जब बढ़ता है फिर पॉजिटिव नेगेटिव। एटम कैसे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल? जितने पॉजिटिव चार्जेस उतने ही नेगेटिव चार्जेस, उतने ही इलेक्ट्रॉन। सो इलेक्ट्रॉन कैसे रहेगा? इलेक्ट्रॉन तो प्रोटॉन ही अट्रैक्ट होना चाहिए, गिरना चाहिए। रदरफोर्ड ने कहा नहीं, ये नहीं गिरेगा। क्यों नहीं गिरेगा? क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से घूमता है। इसमें भी प्रॉब्लम है। आप जब पढ़ोगे ड्रॉबैक्स उसमें देखिएगा, उसमें आप देखोगे जब ये एक्सेलरेट हो जाएगा चार्जर पार्टिकल, ये गिरना चाहिए तो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के हिसाब से, वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो व्हाई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस? बिकॉज ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स बाय न्यूक्लियस, इट रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, सो दिस कंक्लूड्स आवर लेक्चर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।